Assalamu alaikum dear students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time। और आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2। किस चीज़ का पार्ट 2? एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गास लॉ, ठीक है। गास लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे आज, लेकिन पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है। एक हमारे पास एक वायर था जिस पे यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट थी। पार्ट 1 में हमने पढ़ा है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके वो लेक्चर देख ली। आज हम पढ़ेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है लोकेशन ऑफ एक्सिस चार्ज ऑन कंडक्टर। लोकेशन ऑफ एक्सिस चार्ज ऑन कंडक्टर, मतलब अगर एक कंडक्टर है तो उस पे जो चार्जेस है वो क्या है, कहाँ पे होंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि हमने वर्ड यूज़ किया है कंडक्टर। नॉन कंडक्टर के लिए टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, ठीक है। तो नॉन कंडक्टर को आपने अभी तक के लिए अवॉइड करना है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि लोकेशन ऑफ एक्सिस चार्ज ऑन कंडक्टर। और ये कंडक्टर हम क्या लेते हैं? एक हालो कंडक्टर भी हम लेते हैं, हालो कंडक्टर, ठीक है। हालो कंडक्टर मीन जो अंदर से खाली हो, ठीक है। हो तो कंडक्टर लेकिन बीच में वो क्या हो, खाली हो। और ये हालो कंडक्टर की जगह हम क्या लेते हैं? कंडक्टिंग वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग वायर के लिए भी ये है, लेकिन क्या होना चाहिए? अंदर से खाली होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम एक सिलेंडर ले लें तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा। कंडक्टिंग सिलेंडर अगर हम ले लें, कंडक्टिंग सिलेंडर, मतलब आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। किस चीज़ का? एक कंडक्टिंग सिलेंडर का फाइंड करेंगे। कि क्या लेंगे हम? अब हम एक कंडक्टिंग सिलेंडर लेंगे। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, और कौन सा सिलेंडर है? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मीन इस पे चार्ज मौजूद है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा आपको। ये कंडक्टिंग सिलेंडर है तो इसका मतलब है इसकी सरफेस पे हमारे पास क्या है? चार्ज है। जब हम कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग को पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा। लेकिन अब हम सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं। कंडक्टिंग मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। मेटालिक सिलेंडर या कंडक्टिंग सिलेंडर इसको हम बोलते हैं। इसकी सरफेस पे क्या है? चार्ज है। तो हम इसके लिए, चूँकि चार्ज सिर्फ सरफेस पे है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसके लिए? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये लास्ट में हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चूँकि चार्ज सिर्फ सरफेस पे है इसलिए मैं क्या यूज़ करता हूँ? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? सिग्मा से। और सिग्मा हमारे पास बराबर किस चीज़ पे होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया के, ठीक है। सिग्मा हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हमारे पास स्टार एक इक्वेशन है, और बाद में जब मैं बोलूँगा कि मैंने स्टार वाली इक्वेशन से ये लिखा है तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चूँकि चार्ज सरफेस पे है इसलिए मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी ली। और सरफेस चार्ज डेंसिटी किस चीज़ के बराबर होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। जब मैंने वायर के लिए चार्ज डेंसिटी ली थी तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, तो वह हमने लिखा था लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। चूँकि वो 1 डायमेंशनल था वायर, तो हमने एक लेंथ लिया था। अब हम एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सरफेस है तो चार्ज पर यूनिट एरिया लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? दो ऐसी जगह लेंगे जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। एक तो इनसाइड द सरफेस फाइंड करेंगे, ठीक है। और दूसरा आउटसाइड द सरफेस फाइंड करेंगे। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगहों पे फाइंड करेंगे, आउटसाइड द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस। और हम देखेंगे कि इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका एक एक्सिस बनाता हूँ। ये हमारे पास क्या है? एक्सिस।
ठीक है। एक्सिस किस लिए बनाया, क्योंकि मैं गाउस लॉ यूज़ करूँगा। गाउस लॉ के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक गाउसियन सरफेस, क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो क्लोज सरफेस में शर्त क्या हमने पढ़ा है, पार्ट 1 में पढ़ा है कि गाउसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज, और दूसरा शर्त क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी द सेम एवरीवेयर एट द गाउसियन सरफेस। वो दो शराइत है, पहले पार्ट 1 में है, वो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक्सप्लेन की है। ठीक है। पहले हम आते हैं, ये हमारे पास इसका रेडियस है और इसको मैं बोलता हूँ कैपिटल आर। ठीक है। ये सिलेंडर का जो रेडियस है इसको मैंने क्या बोला है, कैपिटल आर। आप याद रख लीजिए जहन में, क्योंकि कैलकुलेशन में हम कैपिटल आर को फिर यूज़ करेंगे। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूँ, लेकिन कहाँ पे, इनसाइड दी कंडक्टर, इनसाइड दी सिलेंडर में लिखूंगा। ठीक है। इनसाइड दी सिलेंडर, इनसाइड दी सिलेंडर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी सिलेंडर। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिलेंडर के अंदर में फाइंड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि चलो मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूँ। ठीक है। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इससे वो क्या है, आर है। ठीक है। देख लिया आप, इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस मतलब इस आर पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंड करना चाहता हूँ। ये पॉइंट आर कहाँ पे है, इनसाइड द कंडक्टर है, आउटसाइड नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक टर्म लिखूँगा गाउसियन सरफेस का, और गाउसियन सरफेस का आपको पता है कि एनी क्लोज्ड सरफेस, एनी क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड गाउसियन सरफेस। और अब हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर के अंदर एक गाउसियन सरफेस को एज्यूम करेंगे। ठीक है। क्या करूँगा मैं, एज्यूम, एक गाउसियन सरफेस बनाता हूँ मैं। ठीक है। मैंने इस सिलेंडर के अंदर एक गाउसियन सरफेस बनाया जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, स्मॉल आर है। कैपिटल आर आप देख लीजिए, इस सिलेंडर का रेडियस है, और मैंने एक अंदर एक दूसरा सिलेंडर ले लिया, क्लोज सरफेस है, उसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो मैं यहाँ पे एक टर्म लिखता हूँ कि आर इज लेस देन आर, मतलब ये मैं इन साइड द कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, मतलब अंदर वाले सिलेंडर का जो रेडियस है वो बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस से क्या है, कम है। तो ये हमें सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि हम इनसाइड दी कंडक्टर बात कर रहे हैं, इनसाइड है हम। ठीक है। इनसाइड के लिए अब मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगा। तो कैसे करूँगा, ये देखो, ये इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होंगी। ठीक है। इस सरफेस के लिए इस डायरेक्शन में होंगे, इसके लिए इस तरह होंगे। ठीक है। और इसके लिए इस तरह होंगे। देख ली, इस चार्ज की वजह से इस तरफ, इसकी इस तरफ। अब देख ली, इस एरिया का डायरेक्शन हमारे पास इस तरह है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड पे है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर है। ठीक है। तो दोनों के बीच में हमारे पास एंगल की है 90 डिग्री। ये मैं अंदर वाले सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह ये वाला का जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। और ये जो कर्व सरफेस है उसकी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल क्या है, 0 है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर डी ए भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है। इसी तरह इस साइड पे डी ए भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो कर्व सरफेस के लिए थीटा क्या है, 0 डिग्री। और ये जो राउंड सरफेसेस है, ये जो सिरे है सिलेंडर के, उसके लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या, कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। तो हमारे पास 3 सरफेसेस है, एक ये वाला सरफेस अंदर वाली की बात कर रहा हूँ, एक ये 2 और ये एक 3, कर्व सरफेसेस 3 है। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना होगा, फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 3। ठीक है। और फ्लक्स का आपको पता है हमारे पास क्या है, ई डॉट डी ए। ठीक है। और चूँकि क्लोज सरफेस है तो हम ये वाला इंटीग्रल भी लगाएंगे। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू ई डॉट डी ए 1 प्लस ई डॉट डी ए 2 प्लस ई डॉट डी ए 3,
और आप एरोस की निशान भी लगाएंगे, अगर मुझसे रह भी गई तो आप लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी और एरिया वेक्टर दोनों हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो इसके ऊपर आप एरो ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, अब देख ली एरिया 1 के लिए भी एंगल 90 डिग्री है, एरिया 2 के लिए भी एंगल 90 डिग्री है। इस तरह सिर्फ जो कर्व सरफेसेस है एरिया 3 के लिए, इसके लिए एंगल क्या है हमारे पास 0 है। तो फ्लक्स हमारे पास बन जाएगा, ये हो जाएगा ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ये हमारे पास बन जाएगा ई डॉट डी ए 2 कॉस थीटा, ये हमारे पास डी ए 1 कॉस थीटा है, ये ई डॉट डी ए 2 कॉस थीटा प्लस ई डॉट डी ए 3 कॉस थीटा। सिर्फ इसके लिए का 0 है, बाकी सब के लिए क्या है 90 है। तो फ्लक्स हमारे पास टोटल कितना होगा, ई डी ए 1 डॉट नहीं होगा क्योंकि काज हमने लगा दिया तो डॉट ख़त्म हो गया। ठीक है, ई डी ए 1 कॉस 90 डिग्री प्लस ई डी ए 2 कॉस 90 डिग्री प्लस ई डी ए 3 काज 0 डिग्री। ठीक है, सिर्फ इसके लिए 0 है, बाकी सब के लिए क्या है 90। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0, बिकॉज काज 90 इज इक्वल टू 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई ई डी ए 1 0। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0, सिर्फ ये रह जाएगा। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना रह गया ई डी ए, ठीक है, काज 0 इज इक्वल टू 1। हमने गॉसियन सरफेस के लिए कहा था कि किसी भी क्लोज गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है, और जितनी भी एरिया वेक्टर है ये डी ए को हम जमा करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा ए। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1। एक हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टार था, वो कौन सा वाला था, वो चार्ज डेंसिटी वाला था, और ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं लिखता हूँ गॉसिस लॉ को। गॉसिस लॉ में हमने पढ़ा था कि फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के लिए किस चीज़ के बराबर होगा, चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू मैंने ये लगा दी। ठीक है, और ये हमारे पास है ई ए। ये अब बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन ज़्यादा इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको समझने में फिर आसानी हो। इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिखता हूँ, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द सिलेंडर हमारे पास क्या है 2 पाई आर एल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एरिया ऑफ द सिलेंडर है, इस अंदर वाले सिलेंडर की एरिया को मैंने ले लिया ई डॉट ए। ठीक है, और एरिया हमारे पास क्या है 2 पाई आर एल। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गया, देखो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। और मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कंडक्टर। अब आप देख ली चार्ज तो पूरा बाहर है, देखो आप इनसाइड द कंडक्टर हमारे पास कोई चार्ज है कि नहीं है, नहीं है, चार्ज तो इस सरफेस पे है। इनसाइड हमारे पास चार्ज क्या है 0 है। तो हम कहते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से हमारे पास फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट तब होगा जब हमारे पास अंदर कोई चार्ज हो, Q हो, और हमारे पास अंदर चार्ज क्या है 0 है। तो 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर एल। कैलकुलेशन की तो अभी ज़रूरत ही नहीं रही, लेकिन मैं सिर्फ आपको कैलकुलेट करके देखता हूँ। ये हमारे पास बन गया 0 E मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर एल। E को जब हम फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू इस साइड पे आ जाएगी 0 डिवाइड बाई 2 पाई आर एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जब किसी भी सरफेस के अंदर चार्ज ना हो तो उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उससे कोई फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, फ्लक्स ये वाली वैल्यू 0 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0 होगी। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो पूरा चार्ज कहाँ पे होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इसको मैं इसलिए लिखता इस तरह लिखता हूँ कि द होल चार्ज will reside on the surface
ऑफ द कंडक्टर। जब पूरा चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे होगा तो इनसाइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये हमारे पास इनसाइड द कंडक्टर था। अब इस कंडक्टर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना चाहता हूँ। ठीक है, ये वाला इक्वेशन आपने याद रखना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला। ये इनसाइड वाला हमने कर दिया। अब हम आउटसाइड के लिए करेंगे। तो हम आज लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी कंडक्टर। और कंडक्टर हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे पास कंडक्टर क्या है, सिलेंडर है। तो मैं सिलेंडर को बना देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। और ये हमारे पास कौन सा सिलेंडर है, कंडक्टिंग, जिसका पूरा चार्ज कहाँ पे है, इसकी सरफेस पे है। देख लो आप, पूरा चार्ज कहाँ पे है, इसकी सरफेस पे है। जब चार्ज सरफेस पे है तो ठीक है, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया। हमने अंदर एक गाशियन सरफेस लिया था, वो सब हमने कर दिया। इसका रेडियस हमारे पास क्या है, आर है। अब हम एक पॉइंट पे आउटसाइड दी कंडक्टर हम क्या करते हैं, एक इस पॉइंट पे क्या करना चाहते हैं, इस आर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं, इस आर पे जो कि कंडक्टर के बाहर है। तो अब तो हम इसको भी इस तरह नहीं फाइंड कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एक गाशियन सरफेस लेंगे। ठीक है, और वो गाशियन सरफेस हमारे पास किस फॉर्म में होगा, वो भी सिलेंडर की फॉर्म में होगा। तो हमने अब एक गाशियन सरफेस लिया, एक और सिलेंडर लिया जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, आर है। इस अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है और बाहर वाले बड़े सिलेंडर का जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल आर है। तो इस कंडीशन में हम लिखते हैं कि आर इज़ ग्रेटर देन आर। अब देख लो, ये आर इस आर से क्या है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि हम कौन सी साइड की बात कर रहे हैं, आउटसाइड की। ठीक है, अब हम आउटसाइड द कंडक्टर क्या फाइंड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अब हम क्या करेंगे, चार्ज तो पूरा अंदर है इसकी। ठीक है, देख लो, एक ये वाला सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इस साइड का जो अपना एरिया वेक्टर है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा। दोनों के बीच में एंगल किया है 90 डिग्री। ठीक है, ये सिर्फ इस साइड के लिए नहीं है, इसके लिए भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इसी में है, तो हमारे पास एंगल किया है 90 डिग्री। इसी तरह इस साइड के लिए भी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और इस साइड का जो एरिया वेक्टर है वो इसी साइड में है। ठीक है, डी ए में लिखूंगा। दोनों के बीच में एंगल किया है 90 डिग्री। अब सिर्फ ये कर्व सरफेस है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, देख ले आप। और मैं क्यों कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, हम कहते हैं कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होंगे। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से किस साइड में होंगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी डायरेक्शन में है। और जो हमारे पास एरिया वेक्टर है डी ए भी परपेंडिकुलर है, वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो डी ए और ई सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, इस साइड का जो इस जगह के लिए भी डी ए और ई हमारे पास क्या है, सेम है। इसी तरह इस साइड के लिए डी ए भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई भी इसी डायरेक्शन में है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई और एरिया वेक्टर डी ए क्या है, सेम। तो एक सरफेस हम ये वाला लेते हैं 1, एक ये वाला लेते हैं 2 और एक हमारे पास ये वाला कर्व वाला सरफेस है, ये जो गोल सरफेस है। तो सब के लिए हम क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिखते हैं कि फ्लक्स हमारे पास कितना होगा, फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 3। और फ्लक्स हमारे पास क्या है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, ई डॉट डी ए। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स के लिए मैं लिखता हूँ, चूँकि क्लोज सरफेस है इसलिए मैं ये वाला साइन लगाता हूँ, ई डॉट डी ए 1 प्लस ई डॉट डी ए 2 प्लस ई डॉट डी ए 3। और ये एरोज लगाएंगे क्योंकि कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है,
अगर मुझसे मैं भूल भी जाऊँ तो आपने लगानी है ये, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। फ्लक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं लगाऊंगा EdA1 cos थीटा प्लस EdA2 cos थीटा प्लस EdA3 cos थीटा। अब आप देख ली, एरिया 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कौन सी एंगल है, 90 डिग्री। एरिया 2 के लिए भी 90 डिग्री है। एरिया 3 के लिए हमारे पास क्या है, 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। तो फ्लक्स हमारे पास बन जाएगा EdA1 cos 90 डिग्री प्लस EdA2 cos 90 डिग्री प्लस EdA3 cos 0 डिग्री। सिर्फ तड़ वाले सरफेस के लिए हमारे पास एंगल क्या है, 0 है, बाकी सब के लिए क्या है, 90। तो हम कहते हैं कि cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म हमारे पास क्या, 0। एंड cos 0 इज इक्वल टू 1, तो सिर्फ ये वाला टर्म हमारे पास बाकी रहेगा, ठीक है, EdA एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। हमने फिर गाशियन सरफेस में कहा था, ये हमारे पास एक गाशियन सरफेस है, और हमने कहा था कि एक तो ये सिमेट्रिक होगा, चार्ज के इर्द गिर्द इसकी सिमेट्री क्या होगी, सेम सिमेट्री इसकी होगी, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट लेते हैं, तो E को हम बाहर निकालते हैं और हम क्या लिखते हैं, DA। अब हम अगर इस पूरे सिलेंडर के लिए DA एलिमेंट लेंगे तो सारे DA को ऐड करके हमारे पास क्या बन जाएगा, A, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, EA, और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4, वो इन साइड वाले को इंक्लूड करके हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आता है, ठीक है। अब हम आते हैं एक कंसेप्ट की तरफ। हमने कहा था कि गाशियन सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड Q का मतलब है Q इनसाइड, मतलब चार्ज इनसाइड द सरफेस। और इनसाइड के लिए जो इनसाइड वाला हम इलेक्ट्रिक इस सिलेंडर के लिए हमने एक अंदर एक गाशियन सरफेस लिया था, तो हमने कहा था कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए 0 है क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब चूंकि हमने आउट वाला सरफेस लिया है तो अब तो अंदर चार्ज मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन कितना होगा, अब हम उसको फाइंड करते हैं। तो इसकी जगह मैंने लिखा Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस लॉ से मैंने लिखा, और ये हमारे पास बन गया EA, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब EA हमारे EA हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द सिलेंडर। इस वाले सिलेंडर का हमारे पास क्या है, ये बड़े वाले सिलेंडर का एरिया है, ठीक है। हमारे पास ये हमारे पास इस बड़े वाले सिलेंडर का एरिया है। तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, इस इक्वेशन को। अब देख ले, आप मैंने लिखा था चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने एक लफ्ज़ लिखा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसकी वैल्यू हमारे पास थी Q डिवाइडेड बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया। हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज इस पूरी सरफेस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर इसी में Q की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो ये इस साइड पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा सिग्मा A इज इक्वल टू Q, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, Q इज इक्वल टू सिग्मा A। तो अब इस Q की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, इस Q की जगह, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी सिग्मा A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू EA, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, EA, सिग्मा A डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू EA। लेकिन इस A और इस A में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है, देखो, ये A जो मैंने लिखा है ये है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो मैं ये स्मॉल अंदर वाले सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चार्ज इसी सिलेंडर पे है। चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसका एरिया हमारे पास क्या है, 2πRL, लेकिन हम कौन सा वाला R लेंगे, स्मॉल वाला R लेंगे, ठीक है। इस सिलेंडर का जो एरिया है अंदर वाले का जिस पे चार्ज मौजूद है, उसका एरिया है 2πRL, स्मॉल l, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। लेकिन ये जो A है जिस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें इस बड़े वाले सिलेंडर पे फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है।
तो इस बड़े वाले सिलेंडर का जो एरिया है वो हमारे पास क्या होगा 2 RL। सॉरी, ये स्मॉल वाले का कैपिटल R होगा क्योंकि इसका रेडियस मैंने कैपिटल R लिया है, और इस बड़े वाले का जो रेडियस मैंने लिया है वो स्मॉल r है। तो इस जिस पे चार्ज है इसका एरिया होगा 2 कैपिटल RL, और जिस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ इस बड़े वाले सिलेंडर पे, तो इसका एरिया हमारे पास क्या होगा 2 RL। ठीक है, हमारे पास, अब मैं आपको एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि हमारे पास सिलेंडर है, आ जाए यहाँ पे। ठीक है, चार्ज इस सिलेंडर पे है। ठीक है, और डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मैं इसकी फाइंड करता हूँ, और चार्ज डेंसिटी हमारे पास है Q डिवाइडेड बाई A। तो यहाँ पे A चूँकि इसका रेडियस हमारे पास कैपिटल R है, तो इसकी एरिया क्या होगी 2 कैपिटल RL। ठीक है, ये हमारे पास इसकी क्या होगी एरिया 2 RL। अब ये जो मैंने एक गाशियन सरफेस यहाँ पे लिया है, ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है जिस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ आउटसाइड द कंडक्टर, तो इसका रेडियस हमारे पास छोटा r है, तो इस बड़े वाले सिलेंडर की एरिया क्या होगी 2 स्मॉल RL, क्योंकि इसका रेडियस हमारे पास क्या है स्मॉल r है। तो इन दोनों में मैं अब ये वैल्यूज़ लगाता हूँ, ये हमारे पास है सिग्मा, और ये हमारे पास है 2 कैपिटल RL, क्योंकि अंदर वाले की एरिया है उसकी हम बात कर रहे हैं जिस पे चार्जेस है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और E मल्टीप्लाइड बाई 2 स्मॉल RL, क्योंकि हम ये बाहर वाले, ये बड़े वाले सिलेंडर की बात करते हैं। तो 2 के साथ कट जाएगा। ठीक है, L के साथ कट जाएगा, तो इस साइड पे हमारे पास रह गया सिग्मा R डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस साइड पे रह गया हमारे पास E मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं, तो ये R भी इस साइड पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी सिग्मा R डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। देख लो, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा R डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट R। अब आप देख ली E और R के बीच में अब कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 देता हूँ क्योंकि 5 है। इक्वेशन नंबर 6 हमसे जाहिर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। इसका मतलब है कि इस सिलेंडर की रेडियस को हम जितना बढ़ाएंगे, मतलब इससे दूर जाएंगे, ठीक है, इस तरह दूर ये बड़ा वाला सिलेंडर बनाएंगे, जितना इसका रेडियस बड़ा होगा, मतलब इस सिलेंडर से फासला जितना ज़्यादा होगा R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, देख ली। लेकिन जितना हम इस सिलेंडर के करीब आएंगे R क्या होगी, कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका इनवर्स रिलेशन है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक सिलेंडर है, इस पे चार्जेस हैं। अगर मैं इसकी इर्द गिर्द एक ऐसा सिलेंडर बना दूँ जिसका R हमारे पास क्या हो, स्मॉल हो, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। अगर इसके बजाय मैं एक ऐसा सिलेंडर बना दूँ, ये सिलेंडर है, इस पर पॉजिटिव चार्जेस है, मैं अब एक ऐसा सिलेंडर बनाता हूँ, ठीक है, देख लो। तो इस सिलेंडर पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका R ज़्यादा है, इसका R क्या है, कम है। तो इस इक्वेशन से हमने देखा कि जितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड R कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और R जितनी ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होगी, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई मसला है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।